पहुँचे शिखर तक, हाँ शिखर तक, हाँ। नमस्कार, शिखर तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे शिखर तक पहुंचे हुए उन जवानों के बारे में जिनके लिए शिखर तक का अर्थ होता है या तो विजय हासिल करना या फिर शहादत हासिल करना। दुश्मन को करारी मात दी है हमारे जवानों ने और दुश्मन हमारी सरहद छोड़ करके पीठ दिखा करके भागने के लिए मजबूर हो चुका है। आज हमने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि देश में कितने भी मतभेद हों, झगड़े हों, लेकिन जब बात आती है देशभक्ति की तो चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, हिंदुस्तानी एक है। और जब एक हो करके हम किसी भी ताकत का मुकाबला करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकती। आज के इस एपिसोड में आप और हम मुलाकात करेंगे भारतीय सेना के उन जवानों से जिन्होंने इस युद्ध में कुछ ना कुछ खोया ही है, लेकिन वो खो करके भी उन्होंने जो हासिल किया है वो आप और हम शायद अपनी जीवन भर की कमाई से भी हासिल नहीं कर सकेंगे। मुलाकात करेंगे उन तमाम परिवारों से जिनमें कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी का भाई, कहीं किसी का पति किसी न किसी रूप में भारतीय सेना में आपकी और हमारी रक्षा के लिए तैनात है। चलिए मुलाकात करते हैं। आई थिंक कि हर जवान, हर ऑफिसर की ये तमन्ना होती है कि वॉर हर ज़िंदगी में एक बार वो इस वॉर को पक्का देखे। और जब हमें लगा कि कारगिल में ऐसा मौका है और हम इतने पास होते हुए जाने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा डर यही था कि मेरी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने अपने घर पे और वाइफ को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जब आप वहाँ पहुँचे और फर्स्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले वहाँ पहुँचने के साथ ही? सबसे पहले हम लोग सोनमर्ग में एक रात रुके और उसके बाद जब हम एक्टिव सेक्टर दरास में हम लोग को डिप्लॉयमेंट था, हम दरास में जैसे ही पहुँचे हमारी गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी। मेरी जीप वहाँ पे जाके रुकी थी कि हमारे ऊपर फायर आ गया। एंड हम लोग उस समय हमने सोचा था कि जो एनिमी घुस आया है वो काफ़ी पीछे होगा। बिल्कुल नेशनल हाईवे पे हमारे ऊपर फायर आया और हमने जब तक रियलाइज़ किया तो लोगों ने बताया कि सामने टोलो लिंक पे दुश्मन बैठा हुआ है। एंड ये भी बताया कि टोलो लिंक पे 1-2 अटैक हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तभी मैंने अपने मन में सोचा था उसी समय कि मैं टोलो लिंक के अटैक के लिए, जो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट अटैक था आर्मी के लिए, उसमें जाने की कोशिश करूँगा। फिर बाई लक कहना चाहिए, मेरा लक होगा कि 4-5 दिन बाद ही एक नया अटैक का प्लान बना और उसमें आर्टिलरी के एक ओपी ऑफिसर की ज़रूरत थी जो सबसे आगे जाके इन्फेंट्री के साथ सबसे आगे जाए, आर्टिलरी का फायर उसके ऊपर डायरेक्ट कर सके और वो ऑब्जेक्टिव ले सके। मैंने उसके लिए जाने के लिए बोला एंड मुझे वहाँ जाने का चांस मिल गया। मैं उस ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हो गया। इस लड़ाई में रात में हम लोग चले थे एंड केवल 800 मीटर कवर करने में सुबह 3 बज गए। सुबह 3 बजे के बाद भी अगर हमें लगा एक बार दिन हो गया तो हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, तब हमने बिल्कुल आड़ वगैरह छोड़ के हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ गए। मेजर विवेक गुप्ता थे, वो चार्ली कंपनी को लीड करते हुए जा रहे थे जब तक उनकी डेथ हो गई थी इसी फायरिंग की वजह से। लूप होल में से फायर आया एंड उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा हमारे कुछ जवानों की कैजुअलिटी हुई थी माइंस की वजह से, उन्होंने हमारे रास्ते में माइंस बिछा रखी थी। 3 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल गो ऑल आउट एंड हमने ज़ोर से हल्ला मचा के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही हमने डिसाइड किया हम पूरा पहुँचेंगे, उनका बिल्कुल मोरल डाउन हो गया एंड फिर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे इधर उधर से एंड फिर हमने उसमें से मार दिया लोगों को। हमने इनफैक्ट 1-2 को पकड़ा भी था लेकिन उन्होंने फिर फायर वेयर करने की कोशिश करी तो कोई चारा नहीं था और मार दिया हमने उन लोगों को। सुबह 5 बजे तक हमने वो कैप्चर कर लिया था टोलो लाइन। आज जिस समय हम लोग अटैक के लिए जा रहे होते हैं उस समय ज़रूर ये फीलिंग्स आती हैं, घर, फैमिली, वाइफ, लाइक बस प्रेइंग टू गॉड। बस मतलब सोती थी, जगती थी, कुछ भी करती थी तो शायद सिर्फ प्रेयर्स ही करती रहती थी और फ़ोन करके ये बोलते थे कि मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, कोर्स में जा रहा हूँ। ओके, जो भी कुछ कहते रहते थे ओके ओके, फिर बाद में ऑल द बेस्ट, बस इतना ही कह सकती थी मैं। उस समय ये भी नहीं बता सकती थी कि मुझे मालूम है आप कहाँ जा रहे हो। हर न्यूज़, आने वाली न्यूज़ आपके अंदर क्या जज्बा पैदा करती थी? डर लगता था। कोई भी फ़ोटोग्राफ में न्यूज़ में दिखती थी, न्यूज़पेपर में, तो डर लगता था। और
फील कर सकती थी मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जो साथ में है जिन लोगों के साथ। अभी ये ठीक होकर के दोबारा से जाना चाहेंगे तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैं साथ जाना चाहूँगी। नहीं, इनकी ड्यूटी है, वो करना पड़ेगा जिसके लिए हैं, बाकी मैं तो प्रेयर्स ही कर पाऊँगी। शिखर तक के पिछले 2 एपिसोड्स में, यानी कि ये जो 2 एपिसोड्स हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें आपने और हमने मुलाकात करी उन तमामतर परिवारों से जिनमें कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी का पति, कहीं किसी का भाई किसी न किसी हालत में विजय हासिल करके लेकिन जख्मी होकर के वापस आया है, तो कहीं किसी जवान ने शहादत हासिल करी है। इन परिवारों के बारे में तो हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी भावनाओं के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे परिवार की फीलिंग्स का, ऐसे परिवार की भावनाओं का जहां उनके बेटे, उनके भाई, पति किसी न किसी रूप में सेना में गए हुए हैं और अभी तक कारगिल में ही हैं? क्या भावनाएं होती होंगी उस माँ के सीने में? क्या सोचते होंगे वो पिता? आइए बात करते हैं विंग कमांडर बीके यादव और उनकी पत्नी से, जिनका बेटा कैप्टन नीलकृष्ण आज कारगिल में है। जब आप ये सुन रही थी कि लड़के युद्ध के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, और कितने ही भारत माँ के सपूत वहाँ पर जा रहे थे, जब आपको पता चला कि आपका बेटा भी वहाँ जा रहा है तो आपको कैसा लगा? ये मुझे सुन के पहले तो बहुत घबराहट हुई कि मेरा बेटा जा रहा है, लेकिन एक तरह से ये बहुत अच्छा लगा कि उसको एक मौका मिला है कि वो अपनी भारत माँ की सेवा करे, अपने देश के लिए कुछ करे। मैंने उससे ये कहा, बेटा तुम खुशी खुशी जाओ और हम लोगों की बिल्कुल चिंता ना करना, लेकिन वहाँ पर जाकर एक बात ध्यान रखना कि तुमको तन मन से लड़ना है और अपने देश की 1 इंच भूमि भी जो है वो हमारे दुश्मन ना ले पाएँ, और तुम वहाँ से विजयी होकर वापस आना। क्या कभी डर लगता है मन में, या जब आप ये चीज़ सोच के मुझे बताइए कि अकेले जब आप बैठती हैं, एक फौजी की माँ होने के नाते नहीं, एक आम माँ होने के नाते आप मुझे बताइए, जब आप अकेले बैठती हैं उस समय मन में क्या विचार आते हैं, क्या सोचती रहती हैं जब आप सुन रही हैं कि बार बार अखबारों में और न्यूज़ में खबर आ रही है कि इस तरीके से शहीद हो रहे हैं? क्या मन में गुजरती है इस समय? देखिए, एक माँ होने के नाते डर तो लगता है, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसकी रक्षा करेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात में विश्वास करती हूँ कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। लेकिन क्या कभी ऐसा क्षण आता है कि जब आप सोचती हूँ कि इस समय मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, बचपन की बातें याद आती हूँ? क्या अभी इस समय आपके मन में अभी क्या चल रहा है आजकल? मन में तो यही मुझे हमेशा लगता है कि मेरा बेटा फौजियों से लड़ रहा होगा और उनसे जूझ रहा होगा और उनको पीछे धकेलने में कामयाब होगा। अच्छा, उस समय आपको कैसा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे फौजी 5-5 दिन, 6-6 दिन भूखे हैं, और आप जब खाना खाने बैठती हैं, क्या फीलिंग होती है, कैसा जज्बा आता है मन में? कभी कभी तो खुद भी खाना खाने का मन नहीं होता कि मैं भी खाना खाऊं, लेकिन वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, ये सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित होती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ये सौभाग्य कुछ एक माँ को ही प्राप्त होता है कि जिसका बेटा फ्रंट पर लड़ने जाए और वहाँ से कामयाब वापस लौटे। कैसा लगता है आपको उस समय जब आप सुनते हैं दूसरे शहीदों के बारे में? आप एक फौजी के पिता हैं, आपका बेटा इस समय वहाँ पे है, क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए, मैं फ़ौजी का पिता हूँ और मैं ख़ुद भी एक फ़ौजी हूँ, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि कोई डिप्रेशन या कोई चीज़ महसूस हो, बल्कि ये लगता है कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक डिफेंस पर्सनल को अपनी ज़िंदगी में किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसमें कामयाबी हासिल करना या उसमें नाम कमाना, यही मैं समझता हूँ एक फ़ौजी की अंतिम इच्छा होती है। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि आपका बेटा यहाँ वापस आता, आपके साथ होता, अब वहाँ पर आपको क्या कभी किसी क्षण कोई डर नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है? खैर, कुछ भी जो होगा वो तो कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए घर में बैठ कर के ये डरना कि वहाँ कुछ हो जाएगा, ये फ़ौजी आदमी की तो फितरत नहीं है।
सर आपको कैसा लगता है, कैसा, क्या कभी किसी क्षण आपको डर महसूस होता है कि आपका बेटा वहाँ पर है और हर टाइम मौत से जूझ रहा है? कैसा लगता है आपको? देखिए, ख़तरे का काम तो है ही, और जो भी आदमी यूनिफॉर्म पहनता है और डिफेंस में सर्विस करता है वो ये पहले से ही जानता है कि मैंने ख़तरों से खेलना है। लेकिन असल में जो ख़तरे होते हैं जब हम दुश्मन का सामना करते हैं, ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं, और ये मौका बहुत सालों के बाद हिंदुस्तानी आर्मी को मिला है। तो मैं समझता हूँ मेरा बेटा भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा बेटा भी इसमें बहुत खुश है। क्या आप आजकल अपने बेटे का, जब आपकी घंटी बजती है फ़ोन की या कोई डाकिया आता है, तो क्या आपको लगता है कि आपका बेटे का कोई खत आया है या फ़ोन आया है? घर में जब भी टेलीफोन की घंटी बजती है मुझे तो हर समय ऐसा ही लगता है कि शायद मेरे बेटे का ही फ़ोन होगा, और वो कहेगा माँ मैंने आज पाकिस्तानियों को हटा के अपने देश से उनको दूर फेंक दिया है, और वो कभी अब इस बात की हिम्मत भी नहीं करेंगे कि हम इधर हिंदुस्तान की तरफ देख सकें। और मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ, बेटा तू शेर की तरह वहाँ लड़ना, अपनी पीठ दिखाकर वापस नहीं आना। इस समय मुझे एक कवि की कही वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली। शायद आप और हम उस डर, उस खौफ और उस जज्बे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो युद्ध की सीमा पर तैनात युद्ध के समय में एक जवान अपने मन में महसूस कर रहा होता है। चलिए बात करते हैं और लोगों से और राय जानते हैं जनता की कि यदि वो कारगिल में तैनात हो या उनके परिवार का कोई और सदस्य तैनात हो तो उनके अंदर क्या जज्बा होगा। हमारा नाम शाहिद है। हम चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ें, कुर्बानी दें, तो हमें तो बहुत गर्व की बात है जी, हमारा भाई लड़ रहा, कुर्बानी दे रहा देश के ऊपर। ये अच्छी बात है, लड़ रहा होता देश के लिए, इससे अच्छी बात और क्या होती। वहाँ जितने भी लड़ रहे हैं हमारे भाई, हमारे जवान, हमारे जो घर से गए हैं या हमारे अगल बगल गए हैं, उन सब के साथ हमारी दुआएं हैं और सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। देखिए श्रीमान जी, मेरे परिवार के 4 सदस्य फ़िलहाल कारगिल में तैनात हैं, और जो जिनके पास हम चिट्ठी डालते हैं बड़े ही साहसपूर्वक चिट्ठी डालते हैं, और उनकी जो चिट्ठी हमारे पास आती हैं वो बड़ा ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि चाहे हमारे प्राण न्यौछावर हो जाएं, अपने देश के प्रति हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी एक एक इंच भूमि लेकर ही रहेंगे। परिवार किसी भी सदस्य के प्रति चिंता का विषय तो होता ही है, लेकिन हम सभी चूँकि राष्ट्र के अंग हैं, तो एक जिज्ञासा, उत्साह और डर के साथ साथ एक प्रकार की राष्ट्र कर्तव्य की भावना भी हमारे अंदर होती, और शायद ये गौरव की बात भी होती है। We'll feel proud of them. मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरे परिवार का या मेरे गांव का, मेरे इलाके का कोई भी कैंडिडेट अगर कारगिल में लड़ रहा है दुश्मन के खिलाफ, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती। देश के लिए अपनी जान भी निछावर कर दो। सुबह से बुलंद हौसले वाले कई जवानों से हम मिल चुके हैं और इस समय हमारे साथ हैं कैप्टन सांगवान। आइए बात करते हैं कैप्टन सांगवान से। कैप्टन, कब से आप वहाँ पर थे कारगिल में? हमारी यूनिट पिछले 2 साल से वहाँ पर थी, और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ 6 मई से, उस समय से मैं ऑपरेशन विजय के अंदर था। क्या पहला एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे क्या था? पहला एक्सपीरियंस, मुझे टास्क मिला था कि जाके आगे दुश्मन की खबर मिली है कि वहाँ कुछ हरकत दिखाई दी है, आपको जाके रिज लाइन ऑक्यूपाई करनी है और उसे कट ऑफ करना है। मेरा छोटा सा पेट्रोल आगे एक गया हुआ था यूनिट में, इसके पास मिलाप का साधन नहीं था, और मेरे 200 मीटर नज़दीक ही उनके ऊपर एम्बुश हुआ और मेरे 4 जवान उसमें मारे गए थे। जब मुझे मालूम चला कि एक जवान घायल वहाँ पड़ा हुआ है, अपने 4 जवान साथ लेके गया। रात को 3:30 बजे उसको जब वहाँ ढूंढा जवान को, तब तक वो आखिरी सांस ले चुका था, और उसकी डेड बॉडी दुश्मन के नाक के नीचे से लगभग 75 गज दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, और हमारी छोटी सी हरकत के ऊपर हमें ख़त्म कर सकता था। लेकिन इस आशा के साथ कि वो शायद ज़िंदा मिल जाएगा, मैं वहाँ गया
नहीं था जिंदा, वो बॉडी लेके आ गया उसके वापस। कैप्टन साहब, कैसा लगता है जब जिन जवानों के साथ आपने पूरा सारा समय बिताया होता है, जिनसे आप हंसते खेलते बात करते हैं, और कुछ ही मिनटों के बाद आप देखते हैं कि वो शहीद हो गए, आखिर उस समय मन में क्या जज्बा होता है, कैसा फील करते हैं उस समय आप? कुछ पल के लिए दुख महसूस होता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही आग दिल में लगती है और जी करता है कि जो बाकी दुश्मन हैं उनको ख़त्म कर देना। अगर उसने मेरा यदि एक आदमी मारा है तो एक का 10 मारना है। क्या कभी ऐसा मौका आता है कि जब फौजी, जो कि बहुत ही मजबूत दिल वाले माने जाते हैं, कभी ऐसा कोई मौका आया हो कि जब आपने देखा हो कि आपकी आंखों के सामने आपका कोई दोस्त, आपका कोई कुलीग या आपका कोई जवान शहीद हुआ, और उस समय कोई ऐसी बात याद करके आंख में आपके कुछ आंसू भर आए हों? जी हाँ, जब 27 या 28 तारीख को जब हमारे हेलीकॉप्टर्स अटैक करने गए थे, उनके साथ मैं कभी मिला नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने जब उन्होंने स्टिंगर मिसाइल मार के हमारा हेलीकॉप्टर गिराया, मेरी आंखों के सामने 5 गिनते गिनते वो सब नीचे गिर के ख़त्म हो गए। नज़दीक ही हेलीकॉप्टर गिरा था, तो उस समय एक बार आंखों में पानी ज़रूर आ गया कि अभी आए थे, सामने देखा उनको, और 5 सेकंड के अंदर 5 ज़िंदगियां ख़त्म हो गई हैं। उस समय एक बार आंखों में आंसू ज़रूर आया था। आपका ये, आपकी टांग में कैसे हादसा हुआ? ये हमें टास्क मिला था, एक पोस्ट है काली पहाड़ी में, काली पहाड़ी इलाका है ये, टाइगर हिल और 5140 के बीच में एक जगह है। वहाँ पर एक पॉइंट है नॉल, उसको आर्टिलरी फायर से बर्बाद कर दिया गया था, और खबर ये थी कि दुश्मन वहाँ पर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल सकती है, शायद कोई घायल दुश्मन पड़ा हो। उस इलाके को जाके मुझे ऑक्यूपाई करना है, ताकि दूसरी बटालियन वहाँ पर फायर बेस बनाकर आगे 5100 के पर अटैक लॉन्च कर सके। तो मैं अपने जवानों के साथ उस इलाके में गया। सुबह से चल रहे थे, इसलिए थोड़े थक गए थे लड़के। 5-7 मिनट के लिए उनको तो लंबी कतार बन गई थी। मैंने अपना ऑपरेटर यहीं छोड़ा पीछे, और उससे कहा कि जब तक कि बाकी सब जवान इकट्ठे हो जाते हैं, मैं आगे जाकर रास्ता देख के आता हूँ कि किस रास्ते से हमें जाना चाहिए और उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो मैं अकेला ही आगे बढ़ गया और किसी तरह ऊपर पोस्ट के ऊपर पहुंचा। उस जगह पहुंचा तो देखा 3 पाकिस्तानी मरे हुए थे। काफ़ी उनका पास गोला बारूद रखा हुआ था, काफ़ी राशन और उनके क्लोथिंग्स वगैरह, स्पेशल क्लोथिंग्स वगैरह रखे हुए थे। तभी मैसेज मिला कि सारी मेरी पार्टी इकट्ठी हो गई है, और मैं बताया कि ठीक है, वापस आ रहा हूँ और आपको उस रूट से लेके चलूँगा। जाते समय मैंने मुझे अलग रूट ले लिया मैंने, और उन्होंने, पाकिस्तानियों ने हर जगह माइन बिछा के रखी हुई थी वहाँ पर। और ये माइन थी प्लास्टिक माइन थी, जो कि डिटेक्ट भी नहीं हो सकती हैं। एक पॉलिश की डिब्बी की शेप में होती है, जिसके बीच में एक बटन होता है, और लगभग वज़न 150 ग्राम करीब वज़न होता है इनका। और पैर तो अब जब आ रहा था, करीब 15 मीटर नीचे पहुंचा ही था मैं, तो मेरा पैर उसके ऊपर गिर गया। तो पैर उसके ऊपर पड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त धमाका हुआ, हवा में थोड़ा उछला और साइड में गिरा। ध्यान दिया तो पैर नहीं था मेरा वहाँ पर, और काफ़ी पूरा खून से लथपथ हो चुका था। पैर की एड़ी की थोड़ी हड्डी लटक रही थी। एक बार तो विचार आया कि शायद कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया है। पैर को टटोल के देखा तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बस ठीक, थोड़ी हालत अच्छी है, बेहोश नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तभी तो हमारे पास फील्ड ड्रेसिंग होती है, तो फील्ड ड्रेसिंग निकाल के जितना भी अपना हिस्सा पुर्जा था पैर का, सारा इकट्ठा किया। जूते का जो लेस बंधा हुआ था, लेस वेस खोल के जो बचा हुआ टुकड़ा जूते का था, उसको निकाल के एक तरफ कर दिया, और अपनी फील्ड ड्रेसिंग बांध ली उसके ऊपर।
टाइट बांध ली ताकि ज़्यादा ब्लड ना निकल सके। और तब मैंने उस समय आवाज़ लगाई तो जो मेरे साथी थे उन्होंने सोचा कि साहब को शायद दुश्मन ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। उनको फिर आवाज़ दे के फायरिंग बंद कराई और बताया कि भाई मेरा माइन के ऊपर मेरा पैर गिर गया है, पैर उड़ गया है। आसपास देखा तो चारों तरफ मेरे माइन फील्ड थी और मेरी अच्छी किस्मत से मैं किसी दूसरी माइन फील्ड के ऊपर नहीं गिरा था। तो मेरे जवानों ने मुझे उठाया और नीचे सड़क की तरफ ले गए। रोड हेड पहुँचते पहुँचते करीब 7 घंटे लग गए। ये रात 29 तारीख को रात 11:30 बजे मुझे चोट लगी थी और सुबह करीब 6:30 बजे रोड हेड पर हम पहुँचे। तभी द्रास ले गए MI रूम के अंदर, डॉक्टर ने ड्रेसिंग किया और आधे घंटे के भीतर ही चॉपर आ गया जिससे मुझे इवैक्यूएट कर दिया वहाँ से। कभी ऐसे विचार दिल में नहीं आते कि मेरा परिवार पीछे है वगैरह। उस समय बस ये ध्यान रहता है कि मेरा टास्क ये है, मेरे जवान ये हैं। चलने से पहले जिस भी ऑपरेशन में गया मैं, हर ऑपरेशन चलने से पहले मैं अपने जवानों को सिर्फ ये बोलता था कि तुम जितने भी मेरे साथ हो 15-20 तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ, सभी को वापस लेके आऊँगा सिंगल पीस में। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो मैं वापस नहीं आऊँगा। और भगवान ने साथ दिया। जितने भी ऑपरेशन में गया मैं अपने हर जवान को वापस सही सलामत लेके आया नीचे। अभी आपकी टांग जब ठीक हो जाएगी, आप इसमें जब आर्टिफिशियल लिम्ब आप ले लेंगे, उसके बाद आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मैं आर्मी के अंदर हूँ, मैं अपनी सेम रेजिमेंट सेम यूनिट के अंदर नॉर्मल टास्क किया करूँगा, नॉर्मल नौकरी किया करूँगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। कोई इससे कोई आपको किसी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई निराशा? निराशा नहीं, मैं तो खुश हूँ क्योंकि जिस दिन हमने वर्दी पहनी थी, जिस दिन कंधे पे स्टार लगते हैं, तो उस दिन तो हम कसम खाते हैं कि सबसे पहले मेरा देश, फिर मेरे जवान, फिर मेरा खुद का अपना परिवार और वेलफेयर, मेरा खुद का पर्सनल। हम तो अपने सर देने की कसम खाते हैं, तो सिर्फ पैर ही गया अभी तो मेरा, पूरी बाकी बॉडी पथी हुई है। शिखर तक के पिछले 2 एपिसोड हमने भारतीय सेना को समर्पित किए और शिखर तक समर्पित है उन सभी जवानों को जो भारतीय सेना में देश के लिए जान की बाजी लगा चुके हैं, ये ज़ख्मी हालत में वापस आए हैं। इस समय हम देश प्रेम की और शहीदों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि जवानों के लिए जो प्रेम, जो जज्बा अभी हमारे मन में है, वो हम हमेशा बना के रखें। हालांकि शहीदों की चिताओं की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, शोले आपके अंदर और हमारे अंदर भी भड़क रहे हैं, लेकिन हमने एक बार ये फिर से साबित कर दिया है कि दुनिया की किसी भी ताकत ने अगर हमारी ओर, भारत माता की ओर आंख उठा करके देखने की भी कोशिश करी, तो भारत माता के ये सपूत वो आंखें निकाल लेंगे। और चलते चलते श्रद्धांजलि के रूप में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूंधा जाऊँ, चाहा नहीं देवों के शीश चढ़ अपने भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना तुम बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जय हिंद।